हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो जो एएलपी और टेक्नीशियन का सीरीज चलते आ रहा था उसी सीरीज में फिर से उपस्थित हो चुके हैं। और जो होमवर्क का सीरीज जो दिया बायोलॉजी चलते आ रहा था वो बायोलॉजी स्पेशल का क्लास जो है वो दृष्टि पब्लिकेशन के बुक से वो आपको स्टार्ट कराया जा रहा है। और इसका एक प्ले लिस्ट भी बना हुआ है। अगर आपने वो पहला का सारा वीडियो नहीं देखे हैं तो दृष्टि पब्लिकेशन जो कि एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन छापा हुआ रहता है, तो वो सारा बुक का कवर करने का जो प्रयास जो है वो हमारे टीम मेंबर के द्वारा किया गया है। और आज चैप्टर आपको होमवर्क के माध्यम से दिया भी गया था, जैव विकास, अनुवांशिकी और मानव रोग, यानी 3 को इसमें पढ़ना है मेन चीज़। पहला जैव विकास का सिद्धांत, अनुवांशिकी, रोग, और उसके बाद अनुवांशिकी और मानव रोग, ये 3 को पॉइंट जो मुख्य रूप से पढ़ना है। तो वीडियो काफ़ी अच्छा होने वाला है। और जो मानव से होने वाला विकार है, किस प्रकार रोग होता है, उसमें क्या खामी रहती है, किस वायरस या विषाणु या प्रोटोजोआ या फिर जीवाणु के माध्यम से होता है, ये सारा चीज़ों का विस्तृत अध्ययन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और जो भी लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल कॉल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि हम लोग के द्वारा डाला गया सारा वीडियो जो है वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। और इसका एक स्पेशल प्लेलिस्ट बना हुआ है, अगर आप वो सारा वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, ग्रुप में जाइएगा एफएमएससी में, और उसके बाद जो है प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके जो है आप वहाँ देख सकते हैं। हर एक चीज़ का अलग अलग प्लेलिस्ट जो है वो बना दिया गया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बताइएगा, आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, जो प्रथम जीवों के उद्भव के बाद जो है जैव विकास का सिद्धांत जो है किसके विचार पर प्रेरित था? ये डार्विन के सिद्धांत पर आधारित हो जाएगा, जो कि जीव के उद्भव के विकास में जो है ये डार्विन ही अपना सबसे पहले विचार जो है यह दिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए कि चार्ल्स डार्विन ने यह बताया था कि वर्तमान जीव जो है आपस में समानताएं रखते हैं, और इसके अलावा जीव उन सभी जीवों में कुछ समानता रखते हैं जो विलुप्त हो चुके हैं, और जो जीव अभी तक विलुप्त नहीं हुए हैं उनकी क्रिया धीमी हो गई है। इसी को जो है ना जैव क्या कहते हैं, इसी को जो है किसका डार्विन का जो है ना कौन सा सिद्धांत कहा जाता है? ये प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत इसी को कहा जाता है। यानी इनके हिसाब से जो है नेचुरल सिलेक्शन हो जाएगा, यानी जो जीव वातावरण के अनुकूल स्वयं को ढाल लिए वो अब तक जीवित हैं, और जो खुद को नहीं ढाल पाए वो विलुप्त हो गए। इसी को जो है प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत जो है वो कहा गया है। चलिए आगे बता दीजिएगा, जो कुछ स्तनधारी जैसे वेल, चमगादड़ और चीता, ये सभी जो है इनके अस्थियां समान होती है और इनके क्रियाकलाप अलग अलग होते हैं, इसलिए यह जो है किस श्रेणी में आते हैं? ये समजातीय श्रेणी में आते हैं। किस में आते हैं? समजातीय श्रेणी में। और इसी समजातीय श्रेणी को अपसारी विकास भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपसारी विकास। ये भी याद रखिए, समजातीय अगर न मिले तो अपसारी विकास भी रहे तो उसको आप आंसर लगा सकते हैं। यानी जिसका जो है ना क्रियाकलाप अलग अलग हो और अस्थियां समान हो, क्या हो जाएगा? समजातीय हो जाएगा। और जिसका आकार और क्या कहते हैं, आकार देखने में भी एक जैसा हो और वो काम करने में भी एक जैसा हो, वो क्या हो जाएगा? समरूप की श्रेणी में आएगा। जैसे कि तितली का पंख और चमगादड़ का पंख, ये दोनों किस श्रेणी में आएगा? ये समरूप श्रेणी में आएगा। तितली और ये जो है चमगादड़ हो जाएगा ये पक्षी, ये हाँ तितली और पक्षी जो है किस में आएगा? ये समरूप श्रेणी में आ जाएगा। और यह जो है समरूप को अभिसारी कहा जाता है। समरूप क्या कहा जाता है? अभिसारी जो है वो कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, और समजातीयों का कहा जाता है अपसारी, और समरूप को अभिसारी कहा जाता है। चलिए ये अवतल उत्तल वाला लेंस हो जाएगा। ये आगे बता दीजिएगा, उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है इसके प्रतिपादक कौन हो जाएंगे? हुगो डी ब्रिज जो है उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिए थे। और विकास का सिद्धांत कौन दिए थे? ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा जो है विकास का सिद्धांत जो है यह दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि ऐसे जीव जो है पूर्वजों में पूर्ण विकसित थे, लेकिन समय और परिस्थितियों के हिसाब से धीरे धीरे जो है अपने अंग को समाप्त कर लिए, उसको कौन सा अंग कहा जाता है? अवशेषी अंग कहा जाता है। जैसे कर्ण पल्लव जो है ये मानव शरीर में कौन सा अंग हो जाएगा? ये अवशेषी अंग के श्रेणी में आ जाएगा। हाँ, ये पूरे शरीर में जो ना 100 अंग ये अवशेषी अंग पाए जाते हैं। आगे बता जाएगा, अनुवांशिकी लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनुवांशिकता कहलाती है। क्या कहलाती है? अनुवांशिकता कहलाती है, जेनेटिक्स कहलाती है। अनुवांशिक लक्षण का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना क्या कहलाती है? अनुवांशिकता कहलाती है। और अनुवांशिकी का सबसे पहले क्रमबद्ध अध्ययन जो है किसके द्वारा किया गया था? यही ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा किया गया था। इसलिए जो है मेंडल को क्या कहा जाता है? अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना अनुवांशिकी कहलाती है। और इसका सबसे पहले अध्ययन जो है ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा किया गया था। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? अनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। और इनका सबसे बहुत बड़ा प्रयोग है मटर के पौधे प्रयोग करके बताए थे। चलिए आगे बता दीजिएगा, अब जो है मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। कि मानव में लिंग जो है, लिंग क्रोमोसोम कितना जोड़ा पाया जाता है? ये 23 जोड़ा पाया, यानी 46 को पाया जाता है।
जिसमें जो है ना लिंग निर्धारण करने के लिए जो है ना वो सबसे लास्ट वाला जो जोड़ा आता है 22 प्लस एक्स या एक्स प्लस वाई एक्स वाई या एक्स एक्स जो आता है वो जो है लिंगी, उसी को लिंगी गुणसूत्र कहा जाता है। यानी 22 को जो जोड़ा रहता है वो अलिंगी गुणसूत्र होता है और 23वां जोड़ा जो आता है ना उसी को लिंगी गुणसूत्र भी कहा जाता है। यानी जो 22 को जोड़ा रहता है उसको कौन सा क्रोमोसोम कहते हैं? अलिंगी क्रोमोसोम कहा जाता है। और जो 23वां जोड़ा जो आता है एक्स एक्स या एक्स वाई रहेगा तो वो क्या रहता है? उसी को लिंग निर्धारण किया जाता है, इसलिए उसको क्या कहता है? लिंगी गुणसूत्र जो है वो कहा जाता है। चलिए आगे बता दीजिएगा, नर में शुक्राणु जनन के समय जो है ना कितने प्रकार के युग्मक बनाते हैं? ये 2 प्रकार के युग्मक बनाते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। और जो नर का शुक्राणु होता है जब वो शुक्राणु जो निषेचन के लिए जाता है तो वो 50-50% में आपस में बढ़ जाता है। और मादा का जो अंडाणु है उसमें मिलने आता है तो अगर वो एक्स एक्स से मिलता है उसका एक्स रहता है और पुरुष का क्या रहता है? एक्स वाई रहता है। तो पुरुष का एक्स और महिला का एक्स मिलता है तो संतान की जन्म जो होती है वो लड़की के रूप में होती है। वो 50% अगर वाई के साथ मिल जाता है तो क्या होता है? लड़का का। यानी एक्स और वाई मिलता है तो क्या होता है? लड़का का जन्म हो जाता है। चलिए ये प्रक्रिया धीरे धीरे निषेचन की प्रक्रिया जो है वो चलते ही रहती है। आगे बता दीजिएगा कि मानव स्वास्थ्य जो है ना इसको लेकर कुछ बातों को निर्धारण किया गया था। तो सबसे पहले मानव के रोगों में अनुवांशिकता को लेकर रोग आया था। तो वो अपूर्णता जिनको लेकर बच्चे जन्मता है, अर्थात जो अपूर्ण बच्चे जन्म से ही होते हैं उनको कौन सा विकार कहाता है? अनुवांशिकता संबंधी विकार कहाते हैं। जो कुछ ऐसे रोग होते हैं बच्चों में जो कि जन्म से ही उसके साथ आता है, जैसे बच्चा कोई अपंग जो जन्मता है, जैसे गूंगा या फिर बहरा जो निकलता है या फिर उसका जो वो सभी जो है वो कौन सा विकार हो जाएगा? अनुवांशिकता संबंधी। ये भी रोग में ही आता है लेकिन ये कैसा रोग हो जाएगा? ये अनुवांशिकता संबंधी रोग हो जाएगा। ये बच्चों में जन्मजात जो है होती है। उसके बाद एक रोग फैलता है संक्रमण के माध्यम से। जो बच्चा अगर स्वस्थ जन्म ले भी लेता है तो उसके बाद उसको तुरंत जो है वो रोग हो जाता है। तो वो कौन सा रोग हो जाता है? वो संक्रमण से रोग हो जाता है। यानी वर्तमान वातानुकूलित हिसाब से वो खुद को वो एडजस्ट नहीं कर पाता है, इसलिए वो संक्रमित हो जाता है। उसके लिए हमारे प्रसिद्ध डॉक्टर भी है बच्चा वाला, तो वो अगर खुद को अगर नहीं एडजस्ट कर पाते तो उसको संक्रामक रोग जो है हो जाती है। वर्तमान में उसके लिए कुछ सुई भी चलता है जो जन्म के तुरंत 24 घंटा के अंदर जो है वो दिया भी जाता है। उसके बाद बच्चों के साथ साथ उसकी माँ को भी जो है वो सुई दिया जाता है ताकि जो है वो विकार जो है वो न उत्पन्न हो। इसके बाद जीवन शैली संबंधी कुछ रोग होता है। जो खान पान अगर ठीक ठाक से नहीं होता है तो उसमें जो है प्रोटीन की कमी से या फिर कुछ ऐसी विकार के उत्पन्न से जो है ना मानव बच्चों में क्या होता है? रोग हो जाता है। उसी को जीवन शैली संबंधी रोग कहा जाता है। तो मानव में जो रोग होता है ये 3 प्रकार से होता है, याद रखिए। पहला अनुवांशिकता संबंधी रोग होता है, दूसरा संक्रामक रोग होता है और तीसरा हो जाएगा तो ये जीवन शैली के आधार पर रोग होता है। चलिए आगे बताइएगा कि शरीर में होने वाली अनेक प्रकार की अनियमितताओं को क्या कहा जाता है? ये रोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रोग। शरीर में होने वाली अनियमितताओं का क्या कहता है? रोग या बीमारी, इसी को कहा जाता है। और रोगों की उपचार के लिए दवा का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? हिप्पोक्रेटस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? हिप्पोक्रेटस के द्वारा किया गया था। इसलिए इन्हें जो है औषधि विज्ञान का पिताजी कहा जाता है। औषधि विज्ञान का पिता किसे कहता है? हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे पहले किसका प्रयोग किए थे? ये दवा का प्रयोग किए थे। दवा का प्रयोग किए थे, इसलिए इनको हिप्पोक्रेटस को जो है औषधि विज्ञान का जनक कहा जाता है। चलिए आगे बता दीजिएगा कि पशुओं में होने वाला एंथ्रेक्स रोग जो है यह किससे होता है? ये जीवाणु से होता है। किससे होता है? जीवाणु से होता है। और इसका सबसे पहले प्रमाण जो है रॉबर्ट कोच के द्वारा किया गया था। यानी पशुओं में जो एंथ्रेक्स रोग होता है जीवाणु से होता है, इसका सबसे पहले पता किसके द्वारा लगाया गया था? रॉबर्ट कोच के द्वारा लगाया गया था। इसलिए इनको जो है रोगों का कीटाणु सिद्धांत का जनक भी कहा जाता है। रोगों के कीटाणु सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट कोच को कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले पशुओं में होने वाला एंथ्रेक्स रोग जो किससे होता है? जीवाणु से होता है। इसका सबसे पहले पता इन्हीं के द्वारा लगाया जाता है। अब जो है मानव रोग को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है आपको जन्मजात रोग और दूसरा हो जाएगा उपार्जित रोग। कौन कौन रोग हो जाएगा? जन्मजात और उपार्जित रोग हो जाएगा। तो देखिएगा कि वे रोग जो गर्भावस्था के समय ही जीवों के शरीर में विद्यमान हो जाते हैं, जिसके कारण जो है अनेक रोग होते हैं जो कि गर्भावस्था में चोट लगने या भ्रूण में के गुणसूत्रों की असामान्यता होने के कारण जो है जो रोग होती है उसी को जन्मजात रोग कहता है। जैसे हीमोफीलिया हो गया,
गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, या फिर आपको हृदय का विकार जो है, ये सभी रोग जो है कैसी होती है, जन्मजात होती है और इसका कोई उपचार जो है वो संभव नहीं रहता है। जैसे अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है, उसका कोई इलाज जो है वो नहीं होने वाला है। और ये जो है एक प्रकार का असामान्य विकार होने के आपको जो है ये आपको गर्भावस्था के समय में जो है यह रोग जो है उत्पन्न हो जाता है, तो इसका कोई इलाज ही संभव नहीं होने वाला है। उसके बाद आता है उपार्जित रोग। तो वे रोग जो जीवन काल के दौरान जीवन शैली में होने वाले जन्म के बाद होने वाले विकारों से जो रोग होता है उसी को उपार्जित रोग कहा जाता है, जिसको लोग खुद से अर्जन करता है उसी को क्या कहता है, उपार्जित रोग कहा जाता है। और ये उपार्जित रोग को ना आगे चल के 2 भागों में बांटा गया है, एक संक्रामक रोग और दूसरा असंक्रामक रोग। तो संक्रामक रोग वो होता है जो एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है, जैसे कोरोना वायरस तो इतना खतरनाक वायरस था, महामारी तो बाद में उसको संज्ञा दिया गया महामारी की, लेकिन ये एक प्रकार का संक्रामक रोग हो, यानी एक दूसरे के संपर्क में आने से क्या होता है, यह रोग फैलता है। संक्रामक रोग जो है इसको भी आगे चल के कुछ भागों में बांटा गया है, और यह किस किस से फैलता है तो वो बताइएगा। टिटनस जो किससे फैलता है, ये जीवाणु से फैलता है। सिफिलिस किससे फैलता है, जीवाणु से फैलता है। हैजा भी किससे फैलता है, जीवाणु से। प्लेग, निमोनिया, कॉलरा ये सभी जो है जीवाणु से फैलता है। टाइफाइड देखते हैं, ये भी किससे होता है, ये जीवाणु से। और कोढ़ी जो फूट जाता है वो भी जीवाणु से ही फैलता है। उसके बाद क्षय रोग यानी टीबी जो होता है ये भी जीवाणु से ही होता है। चलिए आगे बता दीजिएगा। अब जो है रेबीज किससे होता है, ये वायरस से होता है। रेबीज या हाइड्रोफोबिया उसको बोलिए, इसमें पानी से क्या होता है, डर लगने लगता है, ये किससे होता है, वायरस से होता है। चेचक और छोटी माता ये भी वायरस से होता है। इसका अब जो है ना क्वेश्चन पूछता है किस वायरस से होता है। छोटी माता जो है वेरिसेला वायरस से और वेरियोला से वो आपको जो है वो चेचक हो जाएगा। चलिए खसरा किससे होता है, ये वायरस से होता है। पोलियो किससे होता है, वायरस से ही होता है, वायरस से ही होता है। इबोला और इंसेफ्लाइटिस किससे होता है, ये भी वायरस से होता है। एक बड़ा खतरनाक रोग है चिकनगुनिया, जो इसको जो है हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है, वो किससे होता है, ये भी वायरस से ही होता है। जो इसमें जोड़ों का दर्द होने लगता है चिकनगुनिया में, ये भी किससे होता है, वायरस से ही होता है। कभी कभी आप बैठिएगा तो उठ नहीं सकते हैं, आपको ऐसा लगेगा आप उठना चाहते हैं लेकिन आपका जोड़ जो है ना वो काम नहीं करेगा, इसी को चिकनगुनिया कहा जाता है। आगे बताइएगा डेंगू किससे होता है, ये भी वायरस से ही होता है। डेंगू किससे होता है, वायरस से ही होता है। गलसुआ रोग जो गाल में स्टिकर साथ लेता है वो किससे होता है, वो भी जो है वायरस से ही होता है। जो जाली वाला स्टिकर देखे हैं वो भी किससे होता है, वायरस से ही होता है। अब बताइएगा मलेरिया किससे होता है, प्रोटोजोआ से। और पेचिस भी किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है। प्रोटोजोआ किससे होता है, वायरस से। पेचिस किससे होता है, प्रोटोजोआ से हो जाएगा। पारिया किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है। आगे बताइएगा कि काला ज्वर किससे होता है, ये भी प्रोटोजोआ से होता है। और निंद्रा रोग किससे होता है, ये भी प्रोटोजोआ से होता है। देखिए सबका याद रखने का तरीका है, पापा काम पे सो गया ये प्रोटोजोआ वाला हो जाएगा, पंडित जी का ट्रिक नहीं है ये जीवाणु का हो जाएगा, और छोटे डीएम का खास चैप्टर है ये हो जाएगा वायरस का याद रखने का तरीका। इस पर बैठाइएगा अपने आप याद होते जाएगा धीरे धीरे। चलिए अब जो है कृमि से होने वाला रोग बताइएगा, ये हो जाएगा ये फैलेरिया, उसके बाद एस्कीमिया और टीनिइसिस जो है किससे होता है, ये आपको कृमि से होता है। और टिटनेस किससे होता है, ये जीवाणु से होता है। टिटनेस किससे होता है, जीवाणु से होता है, उसी को बैक्टीरिया बोल सकते हैं। और टिटनेस को ही ना जबरा लॉक बीमारी भी कहा, लॉक जो या जबरा लॉक जो है इसी को बीमारी भी कहा जाता है। चलिए आगे बताएगा एक खतरनाक बीमारी है एड्स, और ये किससे होता है, वायरस से होता है। और कौन से वायरस होता है, HIV वायरस से होता है। इसका पूरा नाम क्या होगा HIV का, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जो है इसका पूरा नाम हो जाएगा। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, डिफिशिएंसी वायरस होगा, इसमें डिजीज नहीं होगा। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस इसका पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा। आगे बताइए इस रोग में जो है ना रोगी की प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, धीरे धीरे घटने लगती है। और इसमें सबसे अधिक जो है ना ये WBC का T लिम्फोसाइट क्या होता है, ये नष्ट होने लगता है। इसलिए यह रोग जो है धीरे धीरे क्या होता है, इसकी प्रतिरोधक क्षमता घटने लगती है। और इसमें संक्रमित होने से इसका मुख्य कारण है लैंगिक रूप से संभोग करना। और उसके बाद जो किसी दूसरे जो आपको पहले से संक्रमित व्यक्ति है उसका जो है अगर आपका गलत ब्लड चढ़ जाता है तो क्या होता है, ये बीमारी होने की संभावना रहती है। कोई दिक्कत। चलिए आगे बता दीजिएगा इसमें जो है ना इसका कुछ मुख्य लक्षण भी है, इसमें स्मृति का लोप हो जाना, मतलब आपका याददाश्त कमजोर हो जाएगा, ये आपका इसका प्रमुख लक्षण हो जाएगा। रात्रि में सोने वक्त अधिक पसीना आ जाना, ये किसका लक्षण है, ये सभी एड्स वायरस का लक्षण हो जाएगा। और इसके लिए जो है ना कौन सा टेस्ट कराया जाता है, एलिसा टेस्ट। और कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ देता है, याद रखिएगा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट एसिड जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, एलिसा का फुल फॉर्म हो जाएगा।
चलिए आगे है मलेरिया। तो बताइएगा मलेरिया किससे होने वाला रोग है? ये प्रोटोजोआ से होता है ये। और प्रोटोजोआ की बात कीजिएगा तो ये कौन से प्रोटोजोआ से होता है? प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। और उसका खोज कौन किए थे? रोनाल्ड रॉस के द्वारा किया गया था। और इनके लिए जो नोबेल प्राइज कब दिया गया था? 1902 में जो है रोनाल्ड रॉस को क्या दिया गया था? नोबेल प्राइज दिया गया। तो ये किस मच्छर के काटने से होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है? मलेरिया बीमारी होती है, जो कि इसका वाहक हो जाएगा। और ये होती है किससे है? ये प्रोटोजोआ से होता है। चलिए आगे बता दीजिएगा। इसमें जो है ना मानव शरीर में जो है लीवर और प्लीहा को संक्रमित कर देता है। आगे बताइएगा डेंगू किससे होता है? ये वायरस से होता है। डेंगू किससे होता है? वायरस से होता है। और इसमें कौन सी मच्छर इसका वाहक होती है? मादा एडिप्टीज मच्छर। मादा एडिप्टीज मच्छर क्या हो जाएगी? डेंगू का ये जो है वाहक हो जाएगी। और इसमें जो है रोगी के शरीर में क्या होता है? प्लेटलेट्स की कमी होने लगती है डेंगू के बीमारी में। चलिए, और इसके कारण जो है ना अधिक आंतरिक रक्तस्राव जो ऐसी बीमारी में होता है। देखिए उसके बाद पीत ज्वर। और पीत ज्वर भी किससे होता है? ये भी वायरस से होता है। और इसी को येलो फीवर भी कहा जाता है, पीत ज्वर को ही। इसी को पीला बुखार या पीत ज्वर बोलिए। यह जो है इसका भी वाहक जो है ना ये मादा एडिप्टीज मच्छर जो है इसी का वाहक हो जाएगी। और आगे चिकनगुनिया है। और चिकनगुनिया भी किससे होता है? ये वायरस से होता है। और इसका भी वाहक कौन सी मच्छर होती है? मादा एडिप्टीज मच्छर जो है इसका। यानी एक मात्र याद रखिए, मादा एनोफिलीज मलेरिया का है। बाकी अधिकांश जो है किससे होता है? ये मादा एडिप्टीज नामक किससे होता है? मच्छर से होता है। और इसमें ही जो है ना जोड़ों में तीव्र दर्द, यानी जहाँ जहाँ आपका जोड़ है, हड्डी घुटना, जहाँ पर टखना तखना जहाँ जहाँ है, उस समय क्या होता है? जोड़ों का दर्द होने लगता है। त्वचा पर लाल लाल चकत्ता जो है वो आने लगता है। ये किसका लक्षण है? चिकनगुनिया का लक्षण हो जाएगा। चलिए अब बता दीजिएगा दम्मा किससे होता है? कवक से होता है। किससे होता है? ये कवक से होता है। इसका नाम एस्परलिजियस फ्यूमिगेटस जो है ये दम्मा के कवक का नाम होगा। और गंजापन भी किससे होता है? कवक से ही होता है। और उस कवक का नाम टीनिया कैपेटिस हो जाएगा। उसके बाद है जापानी इन्फेलाइटिस, जो कि जिसको जापानी बुखार भी कहा जाता है। और यह भी एक प्रकार का कैसा रोग है? विषाणु जनित यानी वायरस वाला रोग है। और यह जो है सबसे पहले जो है जापान में हुआ था, इसलिए इसको जो है जापानी इंसेफेलाइटिस कहा जाता है। और यह जापान के सुगरों के द्वारा सबसे पहले फैला था, इसलिए इसको जापानी इन्फेलाइटिस जो है वो कहा जाता है। यह मच्छर जो है ना सबसे अधिक मच्छरों से होता है। और यह मच्छर सबसे अधिक जो है ये धान के खेतों में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? धान के खेतों में पाया जाता है। चलिए आगे बता दीजिएगा। अब जो है स्वाइन फ्लू। और स्वाइन फ्लू भी कैसा रोग है? यह एक प्रकार का वायरस जनित रोग है। और इसके वायरस का नाम क्या है? H1N1। H1N1 जो ये स्वाइन फ्लू हो जाएगा। और बर्ड फ्लू जो है वो H5N1 जो है वो बर्ड फ्लू हो जाएगा। और स्वाइन फ्लू जो है वो H1N1 जो ये एक को वायरस का इन्फ्लुएंजा का नाम है, इसका H1N1 इसका नाम हो जाएगा। और इस रोग में जो है ना दस्त होता है, शरीर में दर्द, खांसी आना, ये सभी जो है बार बार उल्टी होना, ये सभी जो है किसका लक्षण? ये स्वाइन फ्लू का लक्षण हो जाएगा। और इसके इलाज के लिए जो है ना ओसोल्टामीवर नामक औषधि दी जाती है। यानी स्वाइन फ्लू के लिए कौन सा दवाई दिया जाता है? ओसोल्टामीवर नामक जो है वो दवा जो है वो दिया जाता है। टेमिंग फ्लू। चलिए आगे बता दीजिएगा। अब जो है जो संक्रामक और संक्रामक की बात किए तो ये जितना भी इससे पहले वायरस तरह से बताया है, प्रोटोजोआ, ये सभी किससे होता है? संक्रामक रोग एक प्रकार का। असंक्रामक में आते हैं तो असंक्रामक रोग वैसा रोग होता है जो कि एक दूसरे के माध्यम से नहीं फैल सकता है, जो कि एक दूसरे में कभी स्थानांतरित भी नहीं हो सकता है। अतः इन्हें असंक्रामक रोग जो है वो कहा जाता है। और इसमें कुछ रोग हो जाएगा जैसे कि हीनता जन्य रोग, यानी शरीर के अंदर दुर्बलता जो है ये किससे होती है? ये असंक्रामक रोग एक प्रकार का हो जाएगा। उसके बाद आपको अनुवांशिकी रोग जो है यह भी एक प्रकार का कैसा है? असंक्रामक रोग हो जाएगा। हृदय घात होना ये भी असंक्रामक रोग हो जाएगा। एलर्जी, कैंसर, ये सभी दस्त होना, ये सब किसका हो जाएगा? एक प्रकार का असंक्रामक रोग। इसमें कितना भी आप संक्रमित व्यक्ति के बगल में बैठिएगा आपको वो होने वाला नहीं है। अगर आपको है तो उसके बगल में भी जो है होने वाला नहीं होगा। कैंसर जो है नहीं फैलता, ये संक्रामक रोग जो है वो नहीं हो जाएगा। चलिए इसके बाद आता है हीनता जन्य रोग। और हीनता जन्य रोग जो शरीर के अंदर दुर्बलता होती है, ये बच्चों में सबसे पहले प्रोटीन की कमी से होती है। और उसका नाम हो जाएगा क्वासी-योरकर। क्या हो जाएगा? बच्चों में होती है वो मरासमस हो जाती है। और इस रोग में बच्चों से अधिक प्रभावित होते हैं। और इसमें पेशियों और वसा तथा उत्तकों का क्षय हो जाता है। इसमें आँखों में झुर्रियाँ पड़ जाती है, गालों पे झुर्रियाँ पड़ जाती है। और आँख जो है अंदर की ओर क्या होता है? धंस जाता है। ये भी बच्चों में होता है। और ये किसके कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है।
चलिए अब है क्वासियोरकर, और यह भी जो है प्रोटीन की कमी से होता है, और इसमें रोगी के रक्त के प्लाज्मा में प्रोटीन की कमी हो जाती है। यानी पहले यहाँ स्पष्ट किया गया कि यह किसकी कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से हो जाता है। इसमें त्वचा सूखकर पपड़ी हो जाती है। कैसी हो जाती है, पपड़ी, यानी आपका त्वचा अगर एक बार से पकड़िएगा तो ऐसे उठ जाएगा, ठीक है ना, मतलब मांस छोड़ देगा, सिर्फ त्वचा जो है वो अंगुली से उठ जाता है, उसको त्वचा का पपड़ी होना कहते हैं। और इसी रोग में यकृत भी प्रभावित होता है, यानी यकृत का क्षय होना भी किस रोग में होता है, ये क्वासियोरकर नामक रोग में होता है। और इसमें सबसे बड़ी हानि किसकी होती है, प्रोटीन की सबसे बड़ी हानि हो जाती है, और त्वचा क्या होता है, सूख के पपड़ी हो जाता है, आपका पेट निकल जाएगा, समझ रहे हैं ना। चलिए आगे बता दीजिएगा। अब है हृदय रोग, और हृदय से संबंधित रोग में सबसे बड़ा रोग हो जाएगा हार्ट अटैक। इसको क्या कहा जाता है, हृदय घात रोग भी कहा जाता है। और ये सबसे बड़ा इसका मुख्य कारण हो जाएगा टेंशन, यानी आंतरिक तनाव के कारण जो है वो क्या होता है, हृदय रोग होता है। मोटापा अधिक होना या अधिक वसायुक्त भोजन खाने से भी क्या होता है, हृदय घात यानी हार्ट अटैक जो होता है। इसमें जो है ना हृदय को शुद्ध रक्त की आपूर्ति जो है वो उस समय नहीं हो पाती है, इसलिए सडनली क्या होता है, वो लोगों की क्या होती है, वो मौत जो है उसी समय हो जाती है। इसका कुछ लक्षण है, जैसे सीना में तीव्र दर्द होना। अगर आपको हार्ट अटैक आने वाला तो सीना में क्या होगा, तेज़ी से दर्द होगा, पसीना आने लगेगा, आपका जी मचलाने लगेगा, बाह ऊँच जहाँ जोर उड़ है आपको वहाँ पर शरीर में पूरा ऐठन महसूस होने लगेगा, तब समझ लीजिए आपको क्या आने वाला है, हार्ट अटैक आने वाला है। मोटापा अधिक है, उसके बाद ज़्यादा टेंशन तनाव में रहते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हार्ट अटैक इसका सबसे बड़ा कारण हो जाएगा। और उसके बाद हार्ट अटैक के साथ एक और होता है हाइपर टेंशन। और हाइपर टेंशन में क्या होता है कि अत्यधिक रुधिर दाब के कारण जो है ये अतीत तनाव की उपस्थिति हो जाती है, इसको हाइपर टेंशन, यानी ब्लड प्रेशर जो कहते हैं हाई हो गया, यानी एकाएक किसी को देखना या फिर सुनना या फिर अचानक सडनली कोई ऐसा इंसिडेंट देख लेना जिससे लोगों को गुस्सा जो तत्कालिक आता है, उसमें रक्त दाब क्या होता है, बढ़ जाता है, यानी ब्लड प्रेशर का प्रेशर जो क्या होता है अत्यधिक बढ़ जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हाइपर टेंशन। एक होता है लो टेंशन, जिसमें कि कुछ देख लिया, ऐसा देख लिया कि अपने ठंडा जाता है, समझ रहे हैं ना, तो वो क्या होता है, लोअर टेंशन हो जाता है। चलिए आगे है कि एलर्जी, और एलर्जी भी कुछ ऐसी बीमारी ही होती है जो कि धूलकण या धुआं से किसी भी त्वचा को असंवेदनशील जो हानि होती है उसी को क्या कहता है, एलर्जी कहता है। जैसे आप किसी दरी पे बैठे हुए हैं, जो दरी साफ़ है, जो लोग रोज़ बैठते हैं उनको कुछ नहीं होता है, और जो लोग खाली पाँव या फिर ऐसे उस पर हाथ रखिएगा तो क्या होता है, किसी किसी का वहाँ जो एलर्जी से कारण क्या होता है, वहाँ पे बहुत चकत्ता टाइप में एलर्जी वहाँ पर नोचना स्टार्ट हो जाता है, और मतलब मुहासा आने लगता है, उसको क्या कहता है, एलर्जी कहा जाता है। कुछ लोग धूप में निकलते हैं तो मास्क लगा के निकलते हैं, और वो वैसे अगर गांव घर में निकलेंगे तो क्या होता है, उनका मुंह पूरा फेस पे धुआं सा ऐसा लगता है कि मुहासा आना या फिर जो है काला काला धब्बा हो जाता है, उसी को क्या कहता है, ये सभी किससे होता है, ये एलर्जी से होने वाला रोग है। और एलर्जी से जब रोग होता है तो उसमें सिर दर्द जो है, इसका आम लक्षण जो है क्या हो जाएगा, सिर दर्द होना हो जाएगा। अब जो है कैंसर की बात करते हैं तो सभी लोग जानते हैं कि कैंसर एक प्रकार का कैसा रोग है, असंक्रामक रोग। कैसा रोग है, असंक्रामक रोग है। और इसमें जो है ना अनियंत्रित कोशिका के विभाजन के बाद किसका कौन सा रोग होता है, ये कैंसर का रोग होता है। और कैंसर जो है ना, ये एक आपको 4 प्रकार के कैंसर होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ कैंसर शरीर के अंदर होता है, ये शरीर के ऐसा नहीं कि कैंसर एक ही जगह होता है, ऐसा जो शरीर के हर अंग से जो है ना वो कैंसर का नामक बीमारी जो है वो हो सकती है, और यह एक प्रकार का जानलेवा बीमारी है। देखिए अगर आपको कैंसर जो है वो त्वचा, स्तन, मस्तिष्क या गर्भाशय में हो जाएगा तो उसको कार्सिनोमा कहता है। वो कौन सा कैंसर होगा, कार्सिनोमा। स्तन में भी कैंसर होता है, इसको स्तन कैंसर यानी ब्रेस्ट कैंसर उसी को कहा जाता है। गर्भाशय में भी कैंसर होता है, इसको जो है क्या कहता है, गर्भाशय कैंसर कहा जाता है। इसके लिए एक आया था, हाँ ये एक इसके टीका, इसके लिए बहुत अच्छा टीका आया था, नहीं याद आ रहा है, टीका बहुत अच्छा इसके लिए टीका आ रहा था अभी। उसके बाद त्वचा में भी क्या होता है, कैंसर होते हैं। त्वचा, स्तन, मस्तिष्क और गर्भाशय में जो कैंसर होता है उसको कौन सा कैंसर कहते हैं, कार्सिनोमा कैंसर कहा जाता है। उसके बाद अगर रक्त में कैंसर हो जाए या पेशी में या हड्डी में कैंसर हो जाए तो उसको जो है स्क्रोमा कैंसर कहता है। क्या कहता है, स्क्रोमा। उसी को आप ब्लड कैंसर बोलिए अंग्रेजी में, हिंदी में क्या बोलिए, उसको स्क्रोमा बोल सकते हैं। उसके बाद बताइएगा अस्थि मज्जा, प्लीहा या यकृत में अगर कैंसर हो जाता है तो उसी को लिम्फोमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लिम्फोमा कहा जाता है। अगर WBC के अत्यधिक संख्या बढ़ने से अगर कोई होता है कैंसर तो उसको क्या कहता है, ल्यूकेमिया का कैंसर कहा जाता है। क्या कहता है, ल्यूकेमिया कहा जाता है। अब आते हैं इसके बाद अनुवांशिकी संबंधी जो कुछ विकार होते हैं उसको बताने का प्रयास करते थे। बताइएगा कि किस रोग में रुधिर का थक्का बनने के कारण जो है इसमें रोगी को चोट लग जाता है और रोगी का खून निकलना बंद नहीं होता है।
तो ये हीमोफीलिया रोग होता है। यह एक प्रकार का हीमोफीलिया रोग है और यह भी एक प्रकार का कैसा वाहक है, ये अनुवांशिक से होने वाला, यानी यह भी एक प्रकार का अनुवांशिक रोग है और यह जो है इसका नाम क्या होगा, हीमोफीलिया। और इसी को कौन सा रोग कहा जाता है, रॉयल डिजीज यानी शाही रोग इसी को कहा जाता है। किसको, हीमोफीलिया को कहा जाता है। और इस रोग का प्रमुख वाहक क्या होती है, महिलाएं होती है। और प्रभावित कौन होता है, पुरुष इससे क्या होता है, प्रभावित होता है सबसे अधिक। महिला भी प्रभावित हो सकती है जब उसका दोनों XX क्रोमोसोम जो अगर प्रभावित हो जाएगा तो इस रोग से महिला भी क्या हो जाती है, प्रभावित होती है। लेकिन अधिक ऐसा कम ही केस होता है। अधिकांश केस जो है किस में होता है, ये पुरुष में ही होता है। और इसका भाग कौन होती है, महिला होती है। चलिए इसके बाद बताइएगा कि एक होता है डाउन सिंड्रोम और एक होता है टर्नर सिंड्रोम। तो बता दीजिएगा कि डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, ये क्रोमोसोम क्या होता है, ये बढ़ जाता है और यह भी एक प्रकार का अनुवांशिकी ही बीमारी है। डाउन सिंड्रोम में कैसी बीमारी है, अनुवांशिकी संबंधी बीमारी है। इसमें जो है ना एगो क्रोमोसोम आपका एगो बढ़ जाएगा, एक जोड़ा क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी ऐसे आपको 23 को है तो कितना हो जाएगा, 46 को हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, इसमें 47 हो जाएगा। ऐसे 22 को है तो 23 को तो क्या हो जाएगा, इसमें 22 + Y होता है, इसमें XA और 0 बढ़ जाता है, इसलिए इसको 47 को क्रोमोसोम हो जाता है, इसलिए इसको क्या कहता है, डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। और एक होता है टर्नर सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, एगो क्रोमोसोम क्या होता है, घट ही जाता है। इसमें एगो क्या होता है, टर्नर में एगो क्रोमोसोम जो है वो घट जाता है और डाउन सिंड्रोम में एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है। यह जो है अगर घट जाएगा एगो क्रोमोसोम तो वो अगर महिला को हो गया तो उसी को महिला को क्या कहते हैं, बांझ महिला कहते हैं। कौन सी महिला कहते हैं, बांझ। उसमें जो है ना वो लिंग गुणसूत्र जो है वो नहीं पाया जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, उसको जो है वो हटा दिया जाता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब जो है कुछ वायरस है और वायरस से होने वाला वायरस का नाम आपको बताना है। तो बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन है कि इन्फ्लुएंजा फ्लू जो है ये किससे होता है, वायरस से ही होता है। और इस वायरस का नाम भी है इन्फ्लुएंजा विषाणु, इन्फ्लुएंजा वायरस इसका नाम है। देखिए इसमें आधा से अधिक जो है ना वायरस जो है ना वो खुद उसके बीमारी के नाम पर ही हो जाएगा। जैसे पोलियो किससे होता है, ये पोलियो वायरस से ही होता है। खसरा किससे होता है, मोरबेली वायरस होता है। हाँ, ये आपको मोरबेली वायरस से पोलियो खसरा हो जाएगा। और चेचक किससे होता है, वेरियोला। चेचक, वेरियोला और वेरिसोला जो है वो छोटी माता किससे होता है, वेरिसोला वायरस से होती है। आगे बढ़ेगा रेबीज किससे होता है, रेबीज ये रेबडो वायरस या रेबीज वायरस से ही होता है। आगे बढ़ेगा हेपेटाइटिस किससे होता है, ये हेपेटाइटिस वायरस से ही होता है। ट्रेकोमा किससे होता है, ये ट्रैकोमैटिस वायरस से होता है। किससे होता है, ट्रैकोमैटिस वायरस से हो जाएगा। हैजा किससे होता है, ये कॉलेरी जीवाणु से होता है। हैजा किससे होता है, कॉलेरू जीवाणु। हैजा जीवाणु से होने वाला रोग है, इसलिए इसको कॉलेरी जीवाणु कहा जाता है। आगे बता देगा टाइफाइड किससे होता है, ये ट्राइफी जीवाणु से होता है। सल्फेरा ट्राइफी जीवाणु से, ठीक है, सल्मोनेला ट्राइफी नामक जीवाणु से होता है। टिटनेस किससे होता है, ये टिटेनी जीवाणु से होता है। किससे होता है, टिटेनी जीवाणु से होता है। इसका पूरा नाम कॉलिसीड्रियम टिटेनी जीवाणु हो जाएगा। चलिए आगे बताएगा डिप्थीरिया किससे होता है, ये डिप्थीरी जीवाणु से होता है। ये डिप्थीरिया भी किससे होता है, हाँ, पूरा नाम इसका कोरेनी बैक्टीरियम डिप्थीरी जीवाणु इसका पूरा नाम जो है वो हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि गोनोरिया किससे होता है, ये नाइगोरी गोनोरी नामक ही इससे होता है, वायरस से होता है। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है काला ज्वर किससे होता है, ये लिस्मेनिया से होता है, लिस्मानिया से होता है। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है फैलेरिया किससे होता है, ये गोल कृमि से होता है। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन एथलीट फुट किससे होता है, ये कवक से होता है। दाद खाज खुजली भी किससे होता है, कवक से ही होता है। चलिए और अब जो है बीमारी हो गया, अब बीमारियों को ख़त्म करते हैं और इसके लिए जो हमारे सरकार के द्वारा योजना लाया गया है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो बताइएगा प्रधानमंत्री द्वारा जो है 2015 में जन औषधि स्कीम का नाम बदल के क्या कर दिया गया, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। क्या कर दिया गया, जन आरोग्य योजना। इसी को शॉर्टकट में PMJAY प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कहा जाता है। और इसी के तहत जो है आयुष्मान भारत सबसे बड़ा योजना आया 2018-19 में। कौन सा योजना आया, आयुष्मान भारत योजना, जिसमें जो है ना जिसमें 10 करोड़ परिवारों को जो है 5 लाख का बीमा कवरेज करने का जो है ये प्रावधान दिया गया है। हर घर मुफ्त बिजली के तहत जो है ये भी हर घर मुफ्त कार्ड बनाया जा रहा है। घूम घूम के जो है वो CSC सेंटरों के द्वारा जो है कार्ड बनाया जाता है। अगर आप उसमें अगर उसके रेंज में आते हैं,
उसमें क्या यह सबसे पहले सबसे अधिक आयुष्मान कार्ड जो है ना उत्तर प्रदेश में अभी तक बन चुका है, और उसमें सबसे अधिक बना है उत्तर प्रदेश में। और ये आयुष्मान कार्ड जो अगर आप उस रेंज में आते हैं, आपके नज़दीक के हॉस्पिटल में पता कर सकते हैं, उसका टोल फ्री नंबर उस पर जाके आप पता कीजिए कि अगर आपको उस रेंज में आते तो आप इलाज करवा सकते हैं। चलिए अब आते हैं आयुर्वेद के संबंधित। तो आयुर्वेद का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? यह एक प्रकार का जीवन का विज्ञान है। आयुर्वेद कैसा विज्ञान है? जीवन का, यह एक प्रकार का विज्ञान हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिए, अगला क्वेश्चन है। अब इसके बाद आता है योग। तो योग शब्द के कितने अर्थ होते हैं? 2 अर्थ होते हैं। पहला हो जाएगा युजिर। युजिर मतलब होता है जोड़, और दूसरा होता है युजा, जिसका मतलब होता है समाधि। मतलब समाधि को जोड़ लीजिएगा तो क्या बन जाएगा? योग बन जाएगा। मतलब योग करने का एकमात्र साधन हो जाता है। जो लोग समाधि रूप में आते हैं ना, समाधि को जोड़ने से जो किसका निर्माण होता है? ये योग का निर्माण होता है। यानी जो लोग योग करते हैं वो एक प्रकार किस अवस्था में रहते हैं? समाधि अवस्था में रहते हैं। और प्रतिवर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। इस बार जो 21 जून को मनाया गया उसका थीम क्या था? योग सबके लिए योग। हाँ, खुद और समाज के लिए योग। खुद और स्वयं और समाज के लिए योग जो है ये 2024 का इसका थीम था। और 2023 का थीम क्या था? वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग 2023 का थीम था, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम। और 2024 में इसका थीम था स्वयं और समाज के लिए योग, जो है 2024 में इसका थीम रखा गया था। चलिए, हाँ, उसे मनाया जाता है 15 से। आगे बता दीजिएगा, आप जो है होम्योपैथिक स्टार्ट करते हैं। और होम्योपैथिक जो है इसका यह जो होम्योपैथिक तथ्य का संबंधी जो है ना किसके द्वारा दिया गया था? हैनीमैन के द्वारा दिया गया था। और हैनीमैन का पूरा नाम फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन था। और यह कहाँ के वैज्ञानिक थे? यह जो है जर्मनी के वैज्ञानिक हो जाएंगे। चलिए आगे बताइएगा, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ स्थित है? ये जयपुर में स्थित हो जाएगा। और राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये कलकत्ता में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये कलकत्ता में स्थित है। तो जो होमवर्क दिया गया था उसके माध्यम से संपूर्ण रूप से जो है मानव विकास, जैव विकास और उसका अनुवांशिकी और मानव में होने वाले रोग, ये किससे होता है, यानी इससे अगर कुछ क्वेश्चन बनता है तो वो आपको अब छूटने वाला नहीं है। मतलब इस तरह से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया गया। तो ये क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि सभी क्लास जो हम लोग के द्वारा डाला जाता है वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। अगर क्लास अच्छा लगता होगा तो कमेंट बॉक्स में दिल भी भेजने का प्रयास कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं इसके अगले सेशन में, इसके अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को यूँ ही सपोर्ट और प्यार करते रहिए। धन्यवाद।